तो अब लोग स्टूडेंट्स हम लोगों ने डाउट सेशन स्टार्ट किया है चैप्टर 1 एंड 2 का। अपने डाउट्स बताइए, मैं लिख ले रहा हूँ, एक एक करके सारे बताता जाऊंगा। चैप्टर 1 में कोई डाउट है? सॉल्व किया है तो बताओ, नहीं किया है तो बताओ। एक ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू में भी मैं क्या ही दूंगा, आप उससे बेटर है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। जिन्होंने सॉल्व किए हैं उनमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछे, मैं लिख ले रहा हूँ सारे डाउट्स, उसके बाद एक एक करके बताता जाऊंगा। चैप्टर 1 के बताओ किसको है? चैप्टर 1 तो थ्योरी है, शायद उसमें तो कुछ है होगा नहीं। जी सर, चैप्टर 1 तो थ्योरी है। और एक बार उसमें भी ओवरव्यू दे दीजिए। उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है कि सर मुझे ये वाला टेस्ट समझ में नहीं सर आया। ये जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल टेस्ट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें ये ना इम्पैक्ट टेस्ट, ये थोड़ा सर बता देना। इम्पैक्ट टेस्ट, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 7 थी। इम्पैक्ट टेस्ट इसमें चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। अच्छा, ये भी इम्पैक्ट टेस्ट ही है, वो बता देंगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट में पहले मेरा तो रूल ही यही है कि भाई वाई, कोई भी चीज कर रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। और चैप्टर 2 में बताइए। सर न्यूमेरिकल 8। न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल में 8 न्यूमेरिकल में 8 तो न्यूमेरिकल ये एबीसीडी वाला। सर हाँ बोलो। सर प्रूफ द रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के। सर तीनों इसका प्रूफ द रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। शायद मैंने क्लास में करा रखा है, चलिए फिर भी ले लेते हैं। ओके सर। सर तीनों। हाँ रिलेशन। सर ऐसे तो सर इसका सर रिलेशन डेरिवेशन है नहीं ना हमारे लिए, इसका रिलेशन जो है फॉर्मूला बस वही है ना हमारे सिलेबस। डेरिवेशन नहीं, वो रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल का डेरिवेशन नहीं पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है सर। ईकेजी में ना आपको इंडिविजुअल पता है, तो मैंने आपको भी बताया था, ये मेरे को अच्छे से याद है, मैंने बताया था ई की वैल्यू कुछ होती है। यस सर के की बताया वैल्यू था। तो म्यू को रिप्लेस कर दो एक में, तो सब एक साइड से उठा के तो सब हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, बताएंगे फिर से। सर और उसका डेरिवेशन आता है क्या? डेरिवेशन वही है आपके सिलेबस में, वो नहीं है बड़ा वाला कि पहले ई ड्राइव करो, फिर के ड्राइव करो, फिर जी ड्राइव करो, फिर एक्सचेंज करो। आपको पहले ही से अज्यूम मान के चलते हैं कि आपको वो 3 रिलेशन पता है। 3 रिलेशन कौन से थे बताओ? 3 रिलेशन जो हैं ई और जी के आपको पता है, ये अज्यूम करके चलते हैं हम लोग। ई क्या होता है हमारे पास? ई इक्वल्स टू इसकस टू फिर जी ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन m। जी इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग? ई अपॉन 2 प्लस न्यू, यही होता है, मुझे जहाँ तक याद है। के क्या होता है? ई इक्वल्स टू 3, यही होता है। सर वहां पे प्लस होता है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। गलत है कुछ? नो सर सही है। ये रिलेशनशिप होती है जहां तक मुझे याद है। तो इसमें से आपको रिप्लेस करना है, ई को उठा के इन टर्म्स ऑफ जी रख देना, फिर यहाँ पे आपको म्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ई एंड जी। उस म्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देना, जो रिलेशन आएगा वो यही रिलेशन होगा। आपको चाहिए वो करा देंगे, अभी करा देंगे, डोंट वरी। आगे और ये 3 कोई डाउट है? बोलिए। सर एक बार ओवरव्यू दे देना। ओवरव्यू मतलब किस टाइप में बेटा, क्या चाह रहे हो? मतलब सर समझा देना स्टार्टिंग से, चैप्टर फर्स्ट से थोड़ा बहुत। चलो एक बार ले लेते हैं, ठीक है। ये डाउट्स हैं आपके, ठीक है। एक ये डाउट है रहा, एक ये रहा, एक ये रहा।
ठीक है, देखो जैसा कि इन्होंने ओवरव्यू देने की बात की, पहला चैप्टर एकदम बेसिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमारा टॉपिक क्या है पहले तो बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर एसएम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। दोनों इंटरचेंजेबली आप आगे देखोगे यूज हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, किस चीज की? मटेरियल की मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब हाउ अ मटेरियल बिहेव व्हेन फोर्स आर। हाँ बोलो बेटा। सर ये एक्सटेंशन ऑफ टेपरिंग रॉड का भी वो है ना सर डेरिवेशन, उसको समझा देना एक बार। डेरिवेशन आपके में है नहीं शायद, फिर भी देखते हैं। आपको इंटीग्रेशन आता है ना? जी सर आता है। ठीक है, फिर बढ़िया है, फिर मजा आएगा बताने में, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं खेलोगे तो आप। नहीं सर आता तो है, लेकिन बस वही थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो बता देंगे, हल्का सेक्शन सा। लेना बता देंगे ना, सेक्शन लेने में जी सर जी। इंटीग्रेट आप कर लोगे, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक ठीक है, है सर। जहाँ पे डाउट है वो ओके सर। क्लियर कर दूंगा, पूरा नहीं कराता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ओवरव्यू में हम बात कर रहे थे पहले चैप्टर में कि भाई मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमारा टॉपिक ही है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो हम लोग पहले ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ अ मटेरियल, मैकेनिक्स का मतलब ये है कि हाउ मटेरियल बिहेव व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, whether it is going to deform or change its shape, how it is going to behave। और अब बिहेव कैसे करेगा उसका नेचर पता होना चाहिए। मटेरियल कैसे, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि वाटर भी एक मटेरियल है कि सर वो भी बिहेव करना चाहिए। आपके पास गोल्ड होता है, उसका भी एक नेचर होता है। कॉपर होता है, उसका अलग नेचर होता है। आपके पास एल्यूमिनियम होती है, उसका अलग नेचर होता है। तो हर मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है। तो वो आप एनालाइज करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको एक रफ आइडिया देता है हाउ अ मटेरियल बिहेव्स अंडर लोडिंग। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी या मटेरियल का नेचर डिटरमाइन करने के लिए। अब दूसरा सबसे फेमस क्वेश्चन है, व्हाई वी ऑलवेज प्लॉट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, व्हाई नॉट अदर मटेरियल। रिसर्चर्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, रिसर्चर जो होते हैं, जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, एक बार बना लिया, बार बार हमेशा यही ये कर्व क्यों बनाते रहते हैं, ये कर्व क्यों बनाते रहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये क्यों बनाते रहते हैं। ये मैंने रीजन बताया था कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसमें आपको अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट सारे देखने को मिल जाते हैं। ये सर बाकी सर मटेरियल्स में सब नहीं नहीं, मिलते। बाकी मटेरियल में आपका एल्यूमिनियम के में भी दिखते हैं, मगर इतने डिस्टिंग्विश्ड नहीं दिखते। कि आप किसी को समझाना चाहो कि अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, तो आप विदाउट ड्राइंग दिस माइल्ड स्टील कर्व नहीं बता सकते और किसी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, क्योंकि उसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता है, इसमें डिस्टिंग्विश होता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा पूछा जाता है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताओ। आप आरसीसी दोगे उसमें पूछेगा, स्टील का पेपर दोगे उसमें पूछेगा, मैं पूछूंगा, आपका और वाले आरसीसी वाले सर भी पूछेंगे, हर कोई पूछेगा। जब तक आप इसमें हो माइल्ड स्टील का कर्व, आप इंटरव्यू देने जाओगे उसमें पूछेगा, जेई का एग्जाम देने जाओगे उसमें पूछेगा। ये तो आपको टिप पे रटा होना चाहिए सारे इसके इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट्स, क्योंकि सर ये हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ऐसा ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये आपका नेकिंग हो रहा है, ये आपका स्टेन हार्डनिंग हो रहा है, ये आपका फेलियर हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आप बुक से एक बार देख लेना। इस 6-7 पॉइंट होते हैं, वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है भाई, अब ये सब टेस्ट करने के लिए, ये सब टेस्ट करके आप बता दो कि भाई मटेरियल डक्टाइल है या प्लास्टिक है या इलास्टोप्लास्टिक है। इलास्टिक मतलब आपने लोड लगाया, अपनी जगह पे आ गया, लोड लगाया आपने, यहाँ इतना एक्सटेंशन या फिर इतना उसका एक्सपेंड या फिर उसकी चेंज इन लेंथ हुई, इट मे बी कंप्रेसिव और इट मे बी टेंसाइल। अब टेंसाइल में है तो भाई शेप बढ़ जाएगी, कंप्रेशन में तो छोटी हो जाएगी।
अब चेंज इन शेप होगा ही होगा। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है आइडियल कि जिसका लोड लगाने पे शेप चेंज ना हो। वो अलग बात है कि आप मेजर नहीं कर सकते। आप कहोगे सर मेरे घर में तो बहुत नॉर्मल सा एग्जाम वुडन डोर लगा हुआ है, मैं उसको हाथ से दबाता हूँ तो उसमें चेंज इन लेंथ दिखता नहीं है। या फिर सर मैं अपने मेन गेट पे जाता हूँ, उसमें आयरन का डोर लगा हुआ है, आयरन का गेट लगा हुआ है, मैं उसको सर घुमाता फिराता हूँ और उसको दबाने की उसमें चेंज इन लेंथ होता ही नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हो कि फोर्स लगाने पे चेंज होता है? आपके द्वारा आपके थ्रू आपके हैंड के थ्रू जो फोर्स लगाया गया वो बहुत कम है। चेंज इन लेंथ हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, जो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे नेकेड आई से। इसके लिए बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ईडीटीज आते हैं, बहुत से आते हैं। उससे आपको माइनर चेंजेस मतलब 10⁻⁻⁶ में भी जो चेंज हो रहा होगा वो आप मेजर कर सकते हो। आप 10⁻⁵ तो जरूर आपको 0.5 mm का चेंज हो जाए तो आप नेकेड आई से जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, अरे 0.5 चेंज हुआ, ये तो होता रहता है। आपने इसकी कैलकुलेशन करी होगी बहुत सारे चेंज इन लेंथ की कि भाई ये हो रहा हो रहा है, तो कितना आता है उसमें चेंज इन लेंथ? 0.23 mm। तो मैं कह रहा हूँ आप 0.5 mm आप कंसीडर नहीं कर सकते, 0.23 mm नेकेड आई से कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि भाई उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ? तो ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं वो उनका नेचर, उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत छोटा होता है। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या है कि भाई आपने फोर्स लगाया, उसमें चेंज इन लेंथ हुआ, अगर फोर्स हटाया तो उसने ओरिजिनल शेप गेन कर ली, तो आपका इलास्टिक मटेरियल है। ऐसे बहुत सारे टाइप के मटेरियल आते हैं, इलास्टिक मटेरियल, आपका प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। ये आपको पता ही है कि डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इसमें तो मैं आपको पूछूंगा नहीं, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। फिर आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है हार्डनेस। ये आपका क्वेश्चन आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मैकेनिकल 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 है तो कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मैकेनिकल मतलब जिससे आप मेजर कर सकें, जिसे आप देख सकें, फिजिकली मेजर कर सकें उसे, आप उसको मतलब नोटेबल हो, आप उसे जिसे नोटिस कर सकें। ठीक है, नोटिस कर सके तो नोटिस कर सकते हैं तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या आती है? पहली आती हार्डनेस, दूसरी आती है इलास्टिसिटी, तीसरी आती है प्लास्टिसिटी, इसी में एक आती है आपकी टफनेस। बहुत सारी आती हैं भाई इसमें, मतलब 8 5 6 आती हैं, 8 करीब आती हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सब आता है इसमें। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इसमें जो आप हार्डनेस, आपको पता है सरफेस प्रॉपर्टी है कि आपने ऊपर से नेल से वगैरह उसको घिस के देखा, उसके सरफेस पे, किस पे? सरफेस पे। जैसे आपका वुडन डोर है, उसके सरफेस पे आप स्क्रैच करने की कोशिश करो, स्क्रैच आ जाए आपके, उससे बहुत लेस हार्डनेस है उसमें। नहीं आ रहा, कुछ इसके टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू चेक करते हैं कि हार्डनेस लेवल कितना है। मो स्केल से होता है इसका मेजरमेंट, मो स्केल, हार्डनेस, बहुत सारे होते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है कि आपका लोड लगाया, चेंज हो, ओरिजिनल शेप पे आ जाए। प्लास्टिसिटी, आपने लोड लगाया, चेंज हो, वापस नहीं आए। टफनेस, टफनेस एक ऐसा है जिसे आप मेजर करते हो इम्पैक्ट टेस्ट से। यहाँ पे आ जाता है ये टफनेस जो है, इम्पैक्ट टेस्ट।
टफनेस क्या होती है, पहले तो टफनेस पता होगा तो इम्पैक्ट पता लगा पाएंगे हम लोग। टफनेस तो हम जब पता लगा पाएंगे जब हमारे पास पहले इम्पैक्ट टेस्ट की बात हो रही है कि इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है या फिर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसका तो जब पता लगा पाएंगे कि वो मेजर क्या कर रहा है। राइट? सर हाँ बोलो बेटा। कोई ज्वाइन होने के लिए कह रहा है। हो गए। तो जब पता लगा पाएंगे जब हमें पहले पता हो कि भाई टफनेस होती क्या है, टफनेस मेजर कैसे करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट से पता लग जाती है एक बार को आपको। तो टफनेस क्या होती है आपके पास, टफनेस क्या होती है, टफनेस होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बेंड, ट्विस्ट और अंडर हाई रप्चर, और इसको कह सकते हैं हाउ मच एनर्जी it absorb before breaking या before rupture। क्या बोला? बिफोर रप्चर कोई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले काम आता है कि भाई एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सेकेंडरी चीज है। ये मेजर क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन आ रहा है कि सर हम ऐसी एनर्जी मेजर ही क्यों कर रहे हैं कि अंडर शॉक लोड या इम्पैक्ट लोड या फिर कोई सडन लोड चेंज की वजह से कितनी एनर्जी यूज कर रहा है जिसे हमें मेजर करनी पड़ रही है, क्यों कर रहे हैं सर। आपने लाइफ में कई सारे एग्जांपल देखे होंगे, आप के ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग आ जाती है। इम्पैक्ट लोडिंग मतलब सडन लोडिंग, आप एकदम सबसे पहले मतलब बहुत जनरल से आते हैं। इम्पैक्ट मतलब आप चुपचाप खड़े हुए थे, पीछे से किसी ने आके आपको डरा दिया, आपके ऊपर इम्पैक्ट आया कि भाई डर गया मैं। ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी है, कोई मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर कोई और बाइक चला रहा है, उससे डिसबैलेंस हो गई, एकदम जाके आपकी कहाँ चली गई, बिल्डिंग में टकरा गई। बिल्डिंग तो चुपचाप खड़ी थी, उसे पता नहीं था कि भाई मेरे अंदर कोई टकराने आने वाला है। या फिर क्रैश बैरियर देखें, क्रैश बैरियर, क्रैश बैरियर होता है जब आप रोड साइड चलते हो तो साइड में स्टील की रेलिंग चल रही होती है एक तरीके की। अब आपकी बाइक डिसबैलेंस हुई तो जाके उसी में टकराती है। अब उस मटेरियल के लिए वो क्या इम्पैक्ट हो गया भाई, इम्पैक्ट मतलब एकदम हथौड़ा। आप क्या है कि मटेरियल रखा उसमें एकदम सडनली आपने हथौड़ा मार दिया, उस पर इम्पैक्ट लोडिंग हो गई। ये सब चीजें इम्पैक्ट लोडिंग का पार्ट आती है। अब हमें ये देखना होता है कि इज दिस मटेरियल इज सफिशिएंट टू अब्सॉर्ब दिस मच इम्पैक्ट। आपने बिल्डिंग डिजाइन करी, बिल्डिंग में अब मैं बाइक डिसबैलेंस करके उसमें टकरा जा रहा हूँ, तो वो सफिशिएंटली उसको सरवाइव या फिर उसको अकोमोडेट कर लेगी नहीं कर लेगी। या फिर क्रैश बैरियर लगा हुआ है, कोई बाइक डिसबैलेंस होकर उसमें टकरा रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसकी एनर्जी को जो बाइक के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा नहीं कर लेगा। या फिर वो रेलिंग टूट गई तो आप ब्रिज पर हो तो ब्रिज से नीचे गिर गए, तो वो हजार्डस होगा, या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहीं पे गिर जाओ तो ज्यादा हजार्डस होगा। ऑब्वियसली सर वहीं पे वही गिरेगा। एनर्जी सर वहीं पे अगर गिर जाए तो ऑब्वियसली ऊपर से, तभी तो क्रैश बैरियर का यही मतलब एडवांटेज या फिर उसका यूसेज ही यही है कि भाई क्रैश बैरियर क्यों लगाए हुए हैं कि आप क्रैश करो या फिर टकराओ तो वहीं के वहीं गिरो, कहीं और अदर साइड या फिर दूसरे लेन पे जाके जाओ तो सामने से आपको कोई ट्रक या फिर सामने से कोई और व्हीकल ठोक जाएगा। तो उसमें रहता है कि आपका उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपको वहीं पे रखे। अगर वो क्रैश बैरियर फेल हो गया तो आपके चांसेस ऑफ डैमेज ज्यादा हो जाते हैं। तो वो सब चेक करने के लिए आपके पास इम्पैक्ट टेस्ट होता है। इम्पैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं समझ आया? टू चेक द टफनेस ऑफ मटेरियल, और कहाँ रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे दिए। इसमें क्या है, इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ ए मटेरियल
is the property by which it absorb the shock energy. shock energy, ये वर्ड है shock energy, बहुत जरूरी है. shock energy, shock energy before fracture, फ्रैक्चर से पहले. फ्रैक्चर के बाद नहीं, फ्रैक्चर के बाद तो हमें मतलब ही नहीं, कितनी भी करते रहे. ठीक है, तो इसको मेजर करने के दो टेस्ट होते हैं, आइजोड, चार्पी. ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिमेन थोड़ा डिफरेंट होता है, लोडिंग का डिफरेंट रहता है. मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ. क्या है कि एक सैंपल लगाते हैं, ये हैमर होता है यहाँ पे, उसको यहाँ से छोड़ते हैं. अब ये स्विंग करके जाता है, यहाँ पे टकराता है, तो कितना एनर्जी, इसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, वो एनर्जी मेजर कर लेता है कि कितनी एनर्जी पे ये टूट गया. ठीक है, इस टाइप का रहता है जो चार्पी. ये आपने मैकेनिकल की लैब, सॉम की लैब में किया होगा. तो ये इस टाइप का रहता है. चार्पी में थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है. ठीक है, इस टाइप का रहता है. अब क्लियर है इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं, या फिर और कुछ? यस सर. ठीक है, सर जो सर पहले चैप्टर में है ना, जिसमें सर टेस्ट फॉर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें सर 5 है. उसमें से सर 4 तो सर बुक मिलता है, लेकिन सर टॉर्जन टेस्ट है उसका सर बुक में नहीं लिखा हुआ. कौन सा वाला? टॉर्जन टेस्ट. टॉर्जन टेस्ट, यस सर, ये सब बुक में लिखा ही नहीं है. आपने टॉर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था? और सर शायद उसमें मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी. शाफ्ट होता है. अब जैसे टॉर्जन लगाते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं. ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? आप एक आर्म लगाओगे इधर, ऐसे इधर से फोर्स लगाओगे, ऊपर फोर्स लगाओगे, टॉर्जन हो रहा है. अब आप मेजर कर लेते हैं इसमें कितने पे मेजर होता है. ओके सर. ठीक है, इस टाइप का टेस्ट रहता है. फिजिकली पॉसिबल मतलब इतना नहीं रहता. ये शाफ्ट वगैरह मोटर का पार्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट. मोटर्स में शाफ्ट वगैरह लगी होती है, जो घर में मोटर लगी होगी, वाटर पंप आपका, उसमें शाफ्ट वगैरह होती है, तो उसमें पार्ट आ जाता है. Yes, sir. मैकेनिकल में चला जाता है बहुत ज्यादा. ठीक है, इसलिए नहीं है. Okay, आपके बीम्स वगैरह में इतना यूज नहीं होता है. ठीक है, बेंडिंग वेंडिंग भी रहता है, कहीं कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है. फर्स्ट में तो इतना ही है. ठीक है, बाकी सेकंड में आपको क्या पूछना था? सेकंड में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ई. रिलेशनशिप यहीं पे आ जाएगा, छोटा सा है. रिलेशन बिटवीन ई जी. तो मैंने बताया था के क्या होता है, जी क्या होता है, ये सब मैंने बताया था अभी. अब मुझे आप लोग बताओगे बिना देखे. ये आपको याद होने चाहिए बेटा, तभी मैं पूछ रहा हूँ. मेरे को आपको ह्यूमिलिएट करने का या फिर आपको परेशान करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ई इक्वल्स जी इक्वल्स टू कितना होता है, ऐसे याद रखो. ई के टर्म्स में याद रखो, उल्टा सीधा करके याद रखने की जरूरत नहीं है. 1/m यूज करो या म्यू करो. मैं क्या करता हूँ, म्यू इक्वल्स टू 1/m होता है. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. आपकी बुक में 1/m यूज कर रखा है, बड़ी और स्टैंडर्ड बुक्स में न्यू Yes, ही sir. यूज करते हैं. बताओ क्या होता है ये. और के इक्वल्स सर टू, G इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाय नहीं आप मत बताओ बेटा, 2 कोई और बताएगा. ब्रैकेट. आप मत बताओ, और कोई बताएगा. सर जी इज इक्वल टू हाँ बेटा बताओ. ई के टर्म्स में जी क्या होता है पता है ना? मॉडुलस ऑफ क्या है बेटा, बताइए. मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. रिजिडिटी.
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यस ठीक सर, है। हाँ यस सर। हाँ, अब रिलेशन बताइए जल्दी से इसका। ई क्या है पता है वो? सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, बोलिए बोलिए। आपने कभी बोला ही नहीं किसी हाँ के जी सर। सामने, इसलिए फंबल कर रही हैं। बोलना सीखेंगी तभी आएगा। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। हाँ हाँ, पहले टाइम में होता है, सबके साथ ही होता है। तभी कहा जाता है कि सामने से पार्टिसिपेट करो। अभिषेक को देखो कितना सही बोलने लग गया वो। पार्टिसिपेट करता है तभी चीजें क्लियर होती हैं। अब रिलेशन क्या होती है? जी इक्वल्स टू ई अपॉन जो होता है बेटा, पार्टिसिपेट यस किया सर। कर। ये क्या होता है? ई इक्वल्स टू 3 जो होता है। ये के क्या होता है? मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है सर बल्क ये। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लो, बल्क मॉडुलस कह लो, सब एक ही चीज है। चेंज इन वॉल्यूम के से रिलेटेड होता है। अब आपको चाहिए इन तीनों में रिलेशन। अब हमें सामने रिलेशन दिख रहे हैं भाई। हमें क्या है भाई? ई और जी में पता है, और इसमें ई और जी में। मेरे को भाई ई के और ई में पता लग रहा है। मुझे क्या चाहिए? मेरा इसमें जी और आ जाए तो मेरा रिलेशन तीनों में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, इस न्यू को यहाँ से न्यू के ई और जी के टर्म्स में रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आया मैं, यहाँ से आ रहा है क्या? ये आ गया। इसको मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। k इक्वल्स टू ई अपॉन 3 मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है पता है ना? ये 1 भी है, और मैं अगर ब्रैकेट नहीं लगाता ना तो बच्चे क्या कहते कि सर ये 2 और ये 2 काट देते हैं, सही रहेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, वो दोनों के साथ है ना मल्टीप्लाई में। दोनों के साथ है। नहीं, आपको तो आ रहा समझ बेटा, यहाँ पे और लोग भी हैं जो कहते कि सर काट खटे अपर डिनोमिनेटर से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक नहीं है, सर, एलसीएम लेंगे पहले, उसको उससे मल्टीप्लाई करके तब काट सकते एग्जैक्टली। मेरा कहने का मतलब वही है। मैं वो बता रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्टली नहीं स्ट्रक आउट सकता। इन्होंने बोला कि ई इक्वल्स टू जी बार 1 2g से g अपॉन ई अपॉन जी माइनस प्लस 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस 2, टोटल हो गया 3। क्या रिलेशन चल रहा था वहां पे मेरा? k इक्वल्स टू ई अपॉन 3 ये सही लिखा है मैंने, देखो। ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस ई बाई जी। हैं। भाई जी सही है सर। ई बाई जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और कुछ नहीं। ई अपॉन 9 इसको एलसीएम वेलसीएम ले 3 लो, अपॉन। एलसीएम ले लो डायरेक्टली पहले। जी सर। कितना हो गया? 9g माइनस 3e। 3 अपॉन जी। एलसीएम ले जी लिया ना, ऊपर चला गया, ठीक है सर। चला गया, जी इधर भी तो आ गया। ये रिलेशन हो गया, यही पूछना चाह रहा है वो। समझे? किसी ने पूछा था ये रिलेशनशिप, बेटा बोलो एग्रीड या नॉट एग्रीड? ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला मेरे को, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अनसोल्व वाला। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको
मेरे साथ सॉल्व करना है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन आपको साथ में करनी है मेरे। ये कितना है 0.75, ये क्या है 1 मीटर, ये क्या है 1.2 मीटर। इसका डिस्टेंस दे रखा है 13 to 30 mm, 25 into 25, और इसका दे रखा है 40 into 40। इधर से फोर्स लग रहा है P1, इधर फोर्स लग रहा है P2, इधर फोर्स लग रहा है P3, इधर से लग रहा है P4। P1 P2 P4 दे रखे हैं हमारे पास। P1 P2 P3 नहीं दे रखा। P3 हमें निकालना है, पूछ रहा है P3 निकाल लो। क्यों, किस कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम में रहे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। सर पार्ट में अलग अलग करके। हाँ, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, आप उसको तोड़ दो। पहले E2B में सर वो हो रहा है सर, एक्सपेंशन हो रहा है। मेरा थोड़ा सा थर्ड मेंबर छोटा सा बन गया, तो समझ जाना क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या कह रहा है कि मुझसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स P3। P3 मेरे को निकालना है। पहले मैं P3 निकाल लेता हूँ, इसको छोड़ो सब चीज को, पहले मैं P3 निकालूंगा। P3 कैसे निकालूंगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, या फिर समेशन fx x डायरेक्शन में ऑल फोर्सेस शुड बी 0। P1 इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ अभी के लिए, और उस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4 शुड बी 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए पूरे सिस्टम को। जी सर। इसमें वैल्यूज पुट करो। P1 कितना दे रखा है मेरे पास 120, P2 मेरे को दे रखा है, हमको दे रखा है 220, P3 हमें निकालना है, और P4 दे रखा है हमारे पास 160 इक्वल्स टू 0। P4 आ गया हमारे, P3 आ गया हमारे पास, कितना आया, कितना आ रहा है बोलो। कैलकुलेटर लेके बैठो बेटा, जब डाउट पूछा है तो कैसे होगा। सर -260 260। न्यूटन। माइनस में आ रहा है, हाँ जी सर। माइनस में आ रहा है कंफर्म, देखो। -260 आ रहा है सर। मेरे को डायरेक्शन तो आपने अलग अलग नहीं ले ली कुछ? नहीं, मैंने तो नो डायरेक्शन बिल्कुल सर, सही ली। सर आप ही सर कैलकुलेट करिए ना ये सर, ये मतलब माइनस P1 होगा सर ना। पॉजिटिव, सर पॉजिटिव में आएगा सर। हमने सर क्या किया, हाँ P3 सर, माइनस डायरेक्शन अलग अलग इक्वल टू 0 कर दिया ना। मैंने वो तो सर बिल्कुल सही इक्वल डायरेक्शन टू ली 0 है, के साथ करेंगे तो सब पॉजिटिव में आ जाएगा सर। सही है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन ली, मैंने नहीं ली है, मुझे जो गिवन है मैंने वो ली है। गिवन इस डायरेक्शन में P3 मेरे को लगा के दिया था, मैं इसको मान के चल रहा हूं। मैंने हाँ बोला तो सर वो इक्वल टू में जाके वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है प्लस सर। हो जाएगा। यस सर, कितना आ रहा है 260। 260। 660 किलोमीटर। सही है। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब क्या करो, इसका फ्री वर्ड आएगा, अब बना लो। अब बनाने में आपको इजी भी रहेगा। छोटा सा बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ एक डब्बा। इधर से कितना लग रहा है, P4 कितना है मेरे पास 160। इधर से कितना लग रहा है, P1 कितना है 120। 120 इधर लग रहा है, तो 120 इधर लगेगा इस मेंबर में। अब इस जॉइंट पे इधर कितना लग रहा है,
P2 कितना है 220, 220 का 220 है 120 इधर आ गया, इधर बचा कितना 100 बोलो 100, 100 डायरेक्शन में लग रहा है, 100 ही बचा है, कम बचा इस जॉइंट को सर मैं 100 ही मिलाऊंगा, इन दोनों को मैंने मिलाया तो कितना फोर्स आना चाहिए P2 आना चाहिए, P2 कितना है 220, ठीक है। अब इधर 100 लग रहा है तो इधर कितना लगेगा, इधर से 100। अब देखो इधर से 100 लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मेरा 160 आना चाहिए, या फिर मैं इधर से देख लेता हूँ, ये 60 लग रहा है 160, तो इधर से 160 आना चाहिए। अब दो ये दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 60, 160 कितना होगा 260, P3 मेरा इस डायरेक्शन में P 160 है। अब मेरे को क्या चाहिए, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, ये हो गया आपका, तो आपका तो अब कुछ बचा ही नहीं। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, E गिवन है इसमें, E गिवन है भाई मेरे को। अब मेरे क्या है डेल्टा L1 निकालूंगा, डेल्टा T1 L1 A1 E1, E सबका इक्वल है, E1 लिखने की जरूरत है नहीं, या फिर E1 लिखो आप। डेल्टा L टोटल कितना हो गया, डेल्टा L2 which is equals to P2 L2 A2 E2 plus delta L3 equals to P3 L3 A3 E3। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.55, ठीक है। नहीं आता तो पूछना। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी सर। हाँ बोलो। सबको क्लियर है? यस सर। 2 चैप्टर के हो गए, इसको रिवाइज करो आज पूरे दिन में। कल का गैप लेना है, परसों क्लास लेनी है, कैसे करना है बोलो जल्दी। कल क्लास रख लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए है ही नहीं। सर कल ही ले लो। हाँ कल सर है। कल ही ले लो। कल ही ले लो। हाँ हाँ कल 4 सर, and कल। 5 का 4 and 5 के क्वेश्चन इकट्ठा करके रखना, पूछेंगे, ठीक है। 4 and 5 नहीं 3 and 4, 3 and 4, ठीक है।